Hello friends, I am Abhishek Kumar, welcomes you to the platform of Magnet Brains. Magnet Brains वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड होती है और यहाँ पे फ्री एजुकेशन लेने के लिए आपको रजिस्टर होना पड़ेगा magnetbrains.com के वेबसाइट पे। बच्चों, आज मैं आपके लिए एक नया चैप्टर लेकर आया हूं और इस चैप्टर का नाम है डाटा हैंडलिंग और हम लोग इस डाटा हैंडलिंग के पार्ट को टोटल 4 पार्ट्स में पढ़ेंगे। चलिए समझिएगा, पहले मैं आपको जो पार्ट 1 में कवर करने वाला हूं उसमें मैं आपको डाटा का मतलब समझाऊंगा कि डाटा वर्ड होता क्या है। दूसरी चीज मैं आपको यह समझाऊंगा कि कितने प्रकार के डाटा होते हैं। इन डाटा को जब हम कलेक्ट कर लेते हैं तो उनको ऑर्गेनाइज कैसे किया जाता है बच्चों, इस चीज को भी हम लोग इस चैप्टर में समझेंगे। नेक्स्ट हम लोग इस चैप्टर में समझने वाले हैं, मतलब पार्ट 1 में ही कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाता है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट में मैं आपको सिखाऊंगा कि डाटा का अरेंजमेंट कैसे होगा और अरेंजमेंट करने के लिए हमें क्या क्या सेंट्रल वैल्यूज लगती हैं। ठीक है, जैसे ही हम लोग इस चीज को समझ लेंगे तो मैं आपको इन सेंट्रल वैल्यूज को मेजर करने के कुछ फॉर्मूले सिखाऊंगा। तो यहां पे हमारा चालू होगा मैथमेटिकल पार्ट। इसका थर्ड पार्ट जो होगा वो प्योर ग्राफ्स के ऊपर डिपेंड होगा और आपको 7th क्लास में सिर्फ बार ग्राफ्स के बारे में पढ़ना है। तो इस चैप्टर में, इसके थर्ड पार्ट में मैं बेसिकली आपको बार ग्राफ्स के ऊपर कंस्ट्रक्शन करना सिखाऊंगा। देन फोर्थ पार्ट में मैं आपको वर्ड प्रोबेबिलिटी के बारे में बताऊंगा। तो बच्चों बने रहिए इस वीडियो के साथ। टोटल इसके 4 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट हम लोग चालू करते हैं। चलिए, तो बच्चों यहां पे मैं बात करना चाहूंगा कि वर्ड डाटा का मतलब क्या होता है। जब मैं वर्ड डाटा के बारे में बात करता हूं तो डाटा एक ऐसा शब्द है, इसको समझने की कोशिश करना, कि हम अपनी डेली लाइफ के अंदर कभी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़ चैनल्स देखते हैं, मैचेस देखते हैं, स्कूल में एग्जाम देते हैं, हम लोग वहां पे देखते हैं। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूं, हम लोग स्कूल में एग्जाम्स जो देते हैं, इस एग्जाम्स में बहुत सारे बच्चे अप्लाई करते हैं। जैसे आपकी क्लास में 40 स्टूडेंट्स ने एक एग्जाम अप्लाई किया, ठीक है। जैसे आप मैथ्स का एग्जाम दे रहे हैं और 40 स्टूडेंट्स के अलग अलग मार्क्स आए होंगे। टीचर रिपोर्ट कार्ड बनाती है। वो रिपोर्ट कार्ड बनता है किसके बेस पे? आपके जो पेपर चेक होते हैं और उस पेपर में आपके कितने मार्क्स आए हैं, उन मार्क्स को जब कलेक्ट किया जाता है, मतलब वो जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, वो जो इंफॉर्मेशन होती है जिसमें मार्क्स दिखते हैं, तो न्यूमेरिकल वैल्यूज को हम लोग वर्ड मैथ्स के अंदर डाटा बोलते हैं। मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज का। इंडस्ट्रीज में अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताऊं, बहुत सारे एम्प्लॉयज काम करते हैं। उन एम्प्लॉयज के बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयज होंगे जिनकी फैमिली बड़ी है, कुछ ऐसे एम्प्लॉयज होंगे जिनकी फैमिली छोटी है। उन एम्प्लॉयज को अपने फैमिली का डिटेल उस कंपनी को देना पड़ता है। कंपनी उन डिटेल्स को कलेक्ट करती है। देन वहां से वो लोग उनका नाम, उनसे जुड़े हुए लोगों का नाम, उनकी किस सैलरी पे उनको रखा है, ये सारी चीजों का डाटा अपने सिस्टम में फीड करती है। और कभी भी उनको अगर नीड होती है किसी भी एक एम्प्लॉय को सर्च करने के लिए, तो सिंपल सिस्टम पे जाके उस एक एम्प्लॉय के बारे में सर्च कर सकते हैं। या उससे रिलेटेड, उस कंपनी से रिलेटेड अगर पुराने एम्प्लॉयज का कुछ डाटा चाहिए तो वो लोग पुराने एम्प्लॉयज का डाटा भी आराम से इजिली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इस चीज को वर्ड डाटा क्यों बोला जाता है, क्या होता है, इसको समझना। जब हम किसी चीज का कलेक्शन करते हैं न्यूमेरिकल फिगर्स के रूप में, ठीक है, न्यूमेरिकल फिगर्स के रूप में, अगर एक मैं मैच की बात करूं तो एक मैच में एक प्लेयर ने किस बॉल पे कितने रन बनाए, ठीक है। जैसे उसको 6 बॉल्स दी तो आउट ऑफ 6 बॉल्स उसने 20 रन्स गेन किए। तो ये एक न्यूमेरिकल डाटा है जो मैंने एक प्लेयर का गेन किया। ऐसे ही मैं कई प्लेयर्स का डाटा गेन करूंगा तो आप लोग देखते हैं कि मैचेस के बीच बीच में कुछ चार्ट्स हमारे सामने आते हैं, ठीक है। तो वही सारा डाटा है। जब न्यूमेरिकल फिगर्स के रूप में मैं किसी चीज को कलेक्ट करूं मार्केट से इन द टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, कुछ गेन करने के लिए, कुछ इंफॉर्मेशन लेने के लिए, तो इस चीज को हम डाटा कहते हैं बच्चों। इस इंफॉर्मेशन को आप लिख लीजिएगा, इस डेफिनेशन को, क्योंकि ये 1 मार्क्स या हाफ मार्क्स में पूछी जाती है। नेक्स्ट चीज, एक इसमें मैंने एक छोटा सा एग्जांपल आप लोगों को दिया कि जैसे हाइट ऑफ 10 प्लेयर्स अगर मैं देखता हूं, आप अपनी क्लास में ऐसे भी कोई 10 प्लेयर्स चुनिए फुटबॉल टीम
कोई खेलता हो अगर, तो फुटबॉल से कोई भी 10 प्लेयर्स आप अपनी क्लास में से चूज करिए, उनकी हाइट मेजर करिए, ठीक है। तो आप देखेंगे किसी की हाइट 155 सेंटीमीटर है, किसी की हाइट 148 सेंटीमीटर है, किसी की हाइट 160 सेंटीमीटर है। तो जब मैं ऐसे 10 प्लेयर्स का कुछ हाइट, बेसिकली मैंने क्या चीज उनसे ली, उनकी हाइट्स न्यूमेरिकल फिगर्स के रूप में उन सबसे उनकी हाइट पूछी और एक कॉपी पे नोट की। तो इस तरीके का जो कलेक्शन है डाटा का न्यूमेरिकल फॉर्म में, उसी को डाटा कहते हैं। सिंपल से इसका इंफॉर्मेशन है। A collection of observations gathered initially is called raw data। अब एक यहां पे शब्द आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवाऊंगा और वो वर्ड है रॉ डाटा। रॉ डाटा का मतलब क्या होता है? रॉ डाटा का मतलब होता है कि जब आप इनिशियल स्टेज में, ठीक है, जैसे मैं कहीं पे विजिट करता हूं, मैं किसी क्लास में विजिट करता हूं, उस क्लास में मैंने इनिशियली में देखा कि 40 स्टूडेंट्स हैं। उन 40 स्टूडेंट्स का मैंने ऐसे रोल नंबर वाइज कुछ डाटा कलेक्ट किया कि बेटा आपके फर्स्ट एग्जाम में कितने मार्क्स आए थे, आपके कितने आए हैं, आपके कितने आए, इस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स हैं। तो इस तरह का एकदम एक इसको हम कहेंगे कि इनिशियली वे में जो हम एक डाटा कलेक्ट करते हैं, बस उस डाटा को हम रॉ डाटा कहते हैं। बस ये चीज आपको, ये शब्द पता होना चाहिए। एक वर्ड है डाटा और दूसरा वर्ड है रॉ डाटा। क्लियर है बच्चों? अब डाटा जो है ये दो प्रकार का होगा, एक होता है प्राइमरी डाटा और एक होता है सेकेंडरी डाटा। तो हम समझेंगे कि ये प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा क्या है। आप देखिएगा नेक्स्ट स्लाइड में, देखिए कि प्राइमरी डाटा क्या है। जब एक इन्वेस्टिगेटर का मतलब कोई ऐसा बंदा जो इन्वेस्टिगेट, मतलब किसी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए, किसी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए जब किसी बंदे ने किसी से कोई चीज डाटा गेन करने की कोशिश की, मतलब इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश की, तो हम उसको कहेंगे इन्वेस्टिगेटर। व्हेन एन इन्वेस्टिगेटर कलेक्ट्स डाटा हिमसेल्फ विथ अ डेफिनेट प्लान, जैसे आपके स्कूल की टीचर, क्लास की टीचर की मैं बात करूं, तो वो एक इन्वेस्टिगेटर है। वो अगर आपके मार्क्स को रिपोर्ट कार्ड पे लिख रही है, आपके पेपर चेक कर रही है टीचर्स, तो आपके अगर मार्क्स कलेक्ट कर रही हैं, तो उनका प्लान क्या है कि आपके मार्क्स वो रिपोर्ट कार्ड पे चढ़ाएंगी और पीटीएम के समय वो पेरेंट्स को ये मार्क्स के बारे में इंफॉर्मेशन देंगी, या आपके पेरेंट्स को ये चीज पता चल पाए कि हमारे बच्चे के, हमारे वार्ड के कितने मार्क्स आए। तो एक डेफिनेट प्लान जब दिमाग में रेडी रहता है, तो इस चीज को हम कहते हैं वर्ड प्राइमरी डाटा। ठीक है, एक investigator collects data himself with a definite plan or design in his her mind, it is called a primary data। कोई चीज, किसी चीज को करने के लिए, मतलब मुझे अगर फ्यूचर में कुछ करना है, मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए कि पीछे क्या हो रहा था और आगे क्या होने वाला है, इन द फॉर्म ऑफ फिगर्स, नंबर्स के रूप में जब मैं किसी डाटा को कलेक्ट करता हूं और किसी फ्यूचर में कुछ करने के लिए अगर मैं उस डाटा का यूज करता हूं, तो इस प्रकार के डाटा को हम बोलते हैं प्राइमरी डाटा। तो दो तरह के डाटा होते हैं, एक होता है वर्ड प्राइमरी डाटा, दूसरा वर्ड होता है सेकेंडरी डाटा। हम देखते हैं सेकेंडरी डाटा क्या होता है। तो वर्ड सेकेंडरी डाटा का मतलब क्या? डाटा विच आर नॉट ओरिजिनली कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर, मतलब जिसके दिमाग में कोई प्लान है और वो खुद जाके जब डाटा कलेक्ट नहीं करता, इस काम के लिए वो किसी संस्था को या किसी बंदे को जिम्मेदारी दे देता है कि आप जाइए लोगों की भीड़ में और वहां से जाके डाटा कलेक्ट करके लाइए। मेरी बात समझ रहे हैं? जब किसी के पास प्लान है और वो खुद उसको एग्जीक्यूट ना करे, उस एग्जीक्यूशन के लिए वो किसी और को जिम्मेदारियां दे, तो इस तरह के डाटा को हम कहते हैं सेकेंडरी डाटा कलेक्ट करना। ठीक है, इस चीज को समझना, कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर बट दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड सोर्सेज। जैसे कि पब्लिश सोर्सेस का बोले तो न्यूज़पेपर से हमने कोई बहुत सारी इंफॉर्मेशन, पुराने बहुत सारे हमने न्यूज़पेपर उठा लिए किसी एक ही न्यूज़ को देखने के लिए। जैसे अभी सिनेरियो चल रहा है कोरोना का, तो कोरोना के अंदर पिछले 2 साल से क्या हो रहा है, मैं डेली के न्यूज़पेपर कलेक्ट करूं, उससे कुछ इंफॉर्मेशन गैदर करूं इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल फिगर्स, और आगे क्या होने वाला है इस चीज की अगर मैं इन्वेस्टिगेशन करने का कोई प्लान है मेरे दिमाग में और मैंने ये काम किसी और को दे दिया, तो वो पब्लिश्ड और नॉन
नॉन पब्लिश सोर्सेज से जब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके लाएगा और मुझे पूरा रेडी करके देगा, इस तरह के डाटा को हम कहते हैं सेकेंडरी डाटा। मेरी बात को अच्छे से समझने की कोशिश करना। सेकेंडरी डाटा कलेक्टेड बाय एन इंडिविजुअल और एन इंस्टीट्यूशन फॉर सम पर्पस एंड आर यूज्ड बाय समवन एल्स इन अनदर कंटेक्स्ट। इस चीज को समझना, आपके घर में कुछ सेल्स पर्सन आते होंगे किसी पर्टिकुलर न्यूज़पेपर का न्यूज़पेपर बेचने के लिए, ठीक है, और वो न्यूज़पेपर बेचते समय आप लोग से पूछते हैं, सबसे पहले आपका डाटा कलेक्ट करते हैं, मार्केट में घर घर जाके वो लोगों का डाटा कलेक्ट करते हैं कि उनको कौन सा न्यूज़पेपर पसंद है और क्यों पसंद है, ठीक है। उसके बेस पे वो अपने प्रोडक्ट में चेंजेस लाते हैं और आपके सामने खुद का जब प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो जो चीजें आपको पसंद थी वो सारी पसंद की चीजें वो अपने प्रोडक्ट में डालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इस तरह का मार्केट में घूम घूम के रॉ डाटा कलेक्ट करके लाना, ठीक है, एक डाटा कलेक्ट करके लाना और उस डाटा को फिर वेरियस फॉर्म्स में यूज करना, इस चीज को हम कहते हैं सेकेंडरी डाटा। बहुत अच्छे से समझिएगा, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, अप टू 10th क्लास आपको बहुत काम में आने वाला है, क्योंकि इसके कुछ लेवल्स हैं। हम लोग बहुत इनिशियल लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं 7th क्लास में। तो वर्ड प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा कई बार टीचर फिल इन द ब्लैंक्स या ट्रू एंड फॉल्स में चीजें पूछ लेती हैं, आप इसको भी नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, अब जब हम ये डाटा कलेक्ट करके लाते हैं तो हमारे सामने एक प्रॉब्लम आती है कि इस चीज को हम ऑर्गेनाइज कैसे करें, इस चीज को हम किसी के सामने कैसे प्रस्तुत करें, किसी के सामने कैसे रखें कि उसको इतना सारा डाटा जो हम लेकर आए हैं वो इजीली समझ आ जाए। तो यहां पे मैं आपको समझा रहा हूं कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा का मतलब क्या, क्योंकि कलेक्शन के बाद जब डाटा हम कलेक्ट कर लेते हैं, इन्वेस्टिगेटर हैज टू फाइंड वेज टू कंडेंस देम। कंडेंस देम का मतलब उसको छोटा करा जाता है। अब मान लीजिए मैं 100 पीपल के पास गया और वहां से कुछ एक इंफॉर्मेशन गैदर करके लाया, लेकिन 100 लोगों के पास जब मैं जाऊंगा और वहां से कुछ इनिशियल इंफॉर्मेशन गैदर करके लाऊंगा तो बहुत सारा डाटा होगा मेरे पास, वो 100 लोगों का। उस 100 लोगों में से, इतने सारे डाटा में से मुझे क्या डाटा चाहिए उसको निकालना, उसको प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज करना और उसको कंडेंस करना, मतलब छोटा करना, ठीक है। तो कंडेंस देम टू टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म का मतलब एक चार्ट नुमा, मतलब एक टेबल फॉर्म में रेडी करके किसी के सामने रिप्रेजेंट करने को हम लोग कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, ठीक है। आफ्टर कलेक्शन ऑफ डाटा द इन्वेस्टिगेटर हैज टू फाइंड वेज टू कंडेंस देम टू टेबुलर फॉर्म इन ऑर्डर टू स्टडी देयर सैलेंट फीचर्स। किस लिए, प्रिंसिपल क्या है पीछे इसको ऑर्गेनाइज करने का, वो प्रिंसिपल ये है, वो रीजन ये है कि हम उसकी स्टडी कर पाए, इन ऑर्डर टू स्टडी देयर सैलेंट फीचर्स। जिस कारण हमने वो पूरा डाटा लिया है उसको हम और अच्छे से देख पाए, तो हम उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, हम उसको कंडेंस करते हैं, छोटा करते हैं। सच एन अरेंजमेंट इज कॉल्ड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। मेन इंपॉर्टेंट चीज ये है, 2 मार्क्स में पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा का मतलब कि डाटा को कलेक्ट करना, इन्वेस्टिगेटर के द्वारा उसको छोटा करना, टेबल फॉर्म में बनाना और फिर उसको स्टडी करना, तो ये कहलाता है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। किसी के सामने डाटा को रखने के तरीके को प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, ठीक है। हम इतना सारी चीजें कलेक्ट करके लाए, एकदम से किसी को नहीं दे देंगे कि हम ये ले आए हैं इतनी सारी फाइल्स या इतने सारे पेपर्स, 100 लोग 1000 लोगों का डाटा ले आए हैं, अब आप स्टडी करते रहो, ऐसा नहीं होता, ठीक है। उस डाटा को कलेक्ट किया जाता है, कुछ लोग बैठते हैं वो उसको कंडेंस करते हैं, तो यही चीज है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा के अंदर। आगे समझिएगा, अब इस डाटा को कैसे ऑर्गेनाइज करना है। तो रॉ डाटा जो हम कलेक्ट करके लाते हैं उसको अरेंज करने के बहुत सारे तरीके।
एक मैं छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूं आपकी खुद की क्लास का। आपकी क्लास में 40 या 60 बच्चा होगा, 30 बच्चा होगा। ये जो इतने सारे बच्चे हैं क्लास के अंदर, इनको रोल नंबर दिए जाते हैं। रोल नंबर क्यों दिए जाते हैं? उनके नाम के पहले अक्षर को देख के अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपके नाम्स को जमाया जाता है। ए नाम के जितने बच्चे हैं वो पहले आएंगे, बी नाम के जितने बच्चे हैं वो दूसरे पे आएंगे, सी नाम के जितने बच्चे हैं वो थर्ड नंबर पे आएंगे। तो ऐसे हम रोल नंबर, टीचर हमें रोल नंबर देती है क्लास के अंदर हमारे नाम के अक्षर को देख के, ठीक है। क्योंकि आपको एक पर्टिकुलर जब रोल नंबर दे दिया जाएगा तो आपकी जो प्रेजेंस है उस क्लास के अंदर वो उस रोल नंबर से पहचानी जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से ऑर्गेनाइज करना डाटा को, तो उसके कई तरीके होते हैं, जिसमें पहली चीज आपकी खुद की क्लास में ये चीज फॉलो होती है, सीरियल ऑर्डर ऑफ अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो ये तो हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं, किसी भी चीज को या तो सीरियल वाइज जमा देते हैं या नंबर देते हैं उनके अल्फाबेट्स पहले लेटर को उठा के, ए नाम के, बी नाम के, सी नाम के, डी नाम के, ऐसे उनको तरीके से जमा देते हैं। तो ये है पहला तरीका, सीरियल ऑर्डर ऑफ अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जमाना या सीरियल ऑर्डर में जमाना, ठीक है। तो ये वाला वे हम इस चैप्टर में हमें अभी काम का नहीं है, क्योंकि हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं इसमें किसी टाइप का कोई कैलकुलेशन नहीं है। लेकिन जब हम किसी चीज को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जमा देते हैं तो वो हमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो दे नहीं पाता, मतलब कुछ इंफॉर्मेशन जो हमें गैदर करनी होती है वो इंफॉर्मेशन इस ऑर्डर में हम लोग नहीं गेन कर सकते। इसलिए हमें बाद के दो जो मेथड मैंने यहां लिखे हैं, असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना, इन मेथड्स को यूज करना पड़ता है। तो असेंडिंग ऑर्डर में जमाना मतलब बढ़ते क्रम, मतलब असेंडिंग मतलब बढ़ते हुए बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ जाना, ये आपका डिसेंडिंग हो गया। डिक्रीजिंग ऑर्डर में आना, असेंडिंग का मतलब छोटे से बड़े की तरफ जमाना। तो जब हमारे सामने कोई न्यूमेरिकल डाटा आता है और हम उसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाते हैं, तो इस चीज की स्टडी हमें इस चैप्टर में करनी है। और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा में आपसे वो ये तीन चीजें पूछ सकता है कि भाई ऐसे कितने वेज हैं जिसमें आप अपने डाटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हो। तो ऐसे तीन तरीके हैं, एक तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर जमाना, असेंडिंग ऑर्डर में जमाना या डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना। क्लियर है? नेक्स्ट देखें, चलिए आगे समझिएगा। द रॉ डाटा व्हेन पुट इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या? मैथ्स में यहाँ पे जो इस लाइन में वर्ड मैग्नीट्यूड मतलब कोई न्यूमेरिकल वैल्यू जब हमें मिलती है, जैसे हमारे सामने बहुत सारे कुछ नंबर आ गए, मैं बोल रहा हूँ 2, 7, 8, 10, 11, 13, ये कुछ नंबर्स किसी ने मुझे दे दिए। इसको जब मैं असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाऊंगा इन नंबर्स को देखते हुए, ठीक है, तो इस चीज को जमाने के तरीके को हम कहते हैं वर्ड एरे या एरेड डाटा। इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, ये 1 मार्क्स या फिलिंग इन द ब्लैंक्स में पूछा जाता है मैथ्स के अंदर, ठीक है। ट्रू एंड फॉल्स में भी कभी कभी ये स्टेटमेंट पूछ लेते हैं। तो रॉ डाटा के मैग्नीट्यूड के हिसाब से उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाने के तरीके को हम कहते हैं एरे या एरेड डाटा। क्लियर है? नेक्स्ट चीज समझेगा, इफ द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज लार्ज, ये चीज समझना, अगर बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस तुम्हें दे दी गई, देन अरेंजिंग डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग और सीरियल ऑर्डर इज ए टेडियस जॉब। टेडियस जॉब का मतलब बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। बहुत सारा दे दिया तुम्हें, मान लो 5000 लोगों का हाइट दे दी, 5000 6000 लोगों की हाइट्स दे दी। अब बोले कि इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग या इनके अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से जमाओ, तो ये थोड़ा टीडियस जॉब हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? एकदम थोड़ा ऐसा लगेगा यार क्या यही कर रहे हैं, तो टीडियस जॉब है ये, इसको समझना। एंड इट डज नॉट टेल अस मच एक्सेप्ट परहैप्स द मिनिमम्स एंड मैक्सिमम्स ऑफ डाटा। अब अगर तुम किसी चीज को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जमा देते हो तो वो ज्यादा से ज्यादा तुम्हें क्या बता पाएगा? वो ये बता पाएगा कि वो कितनी छोटी वैल्यू है इस डाटा में, मतलब कब सबसे छोटी मिनिमम वैल्यू क्या है और मैक्सिमम वैल्यू क्या है। बस ये चीज आप निकाल सकते हैं जब आप नंबर्स को अरेंज कर देंगे प्रॉपर तरीके से। जैसे अगर मैं यहां पे भी बात करूं तो सबसे छोटा नंबर है 2, फिर आ रहा है आपका 7, 8, ये ऑलरेडी जमा हुआ है एक ऑर्डर में। तो आप ध्यान दीजिएगा, सबसे मिनिमम नंबर क्या? 2 और सबसे मैक्सिमम नंबर क्या? 13। तो ज्यादा से ज्यादा ये इतना ही बता पाएगा,
बस ना। तो ये थोड़ा टीडियस जॉब हो जाती है। तो इसको और इजी करने के लिए, समझने के लिए हम क्या करते हैं, इसको टैबुलर फॉर्म में जमाते हैं। तो टैबुलेट डाटा क्या होता है वो मैंने यहां आपको बताया है। जब टेबल फॉर्म में आप इंफॉर्मेशन को डाल दो, मतलब जब कोई इंफॉर्मेशन आपको मिले उसको आप असेंडिंग, डिसेंडिंग या अल्फाबेटिकली ना जमाते हुए आप उस इंफॉर्मेशन को जब टेबल के अंदर डालते हैं, तो यहां पे हमें अब टेबल बनाना सीखना है, ठीक है। तो वो टेबल के अंदर डालते हैं, तो इसको कहते हैं टैबुलेटेड डाटा इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल। क्लियर है ये वाला पॉइंट आपको? सेकंड पॉइंट आगे ध्यान दीजिएगा। द बार्स ड्रॉन इन द सेकेंड कॉलम। अब कैसे टेबल कौन सा बनता है, तो मैं वो चीज बताने जा रहा हूं आप लोगों को, ध्यान दीजिएगा। यहां पे बेसिकली क्या होता है, जब भी आपको कोई डाटा मिलता है तो आप उसमें बेसिकली 3 कॉलम बनाते हैं, ठीक है। इन कॉलम्स के अंदर जो पहला ये जो कॉलम होता है, इसके अंदर आप लोग जो भी इंफॉर्मेशन आपको दी है, जैसे आपको हाइट के बारे में इंफॉर्मेशन दी है, किसी का नाम दिए हुए, बहुत सारे आपको 10 नाम दे दिए, वो 10 लोगों के नाम उनकी हाइट के हिसाब से आ जाएंगे। तो यहाँ पे जो पहला कॉलम है वो जैसे हाइट दी है, या आपको फिगर्स दिए हैं, तो अगर आपको मैथमेटिकल नंबर्स दिए हैं, आपको कुछ नंबर्स दिए हैं, वो हाइट के कॉलम में यहाँ पे वो हाइट आ गई सेंटीमीटर में। उसके बाद वो कह रहा है सेकंड कॉलम में, इसको हम कहते हैं टैली मार्क्स। तो आप इसको याद रखना, ये सेकंड कॉलम आपका फिक्स्ड है और यहां पे हम टैली मार्क्स डालते हैं। अब टैली मार्क्स क्या होते हैं वो हम आगे स्लाइड में समझेंगे, ठीक है। अब टैली मार्क्स यहां पे भी मैंने बताया हुआ, ध्यान दीजिएगा। टैली मार्क्स क्या होते हैं, बंचेस ऑफ 5 में जब आप किसी डाटा को गैदर करते हो, मतलब मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, मैं यहां पे 10 लोगों की हाइट लिख देता हूं, ठीक है। ध्यान देना, एक का दिया है 155 सेंटीमीटर, एक हाइट आपको दी है अगेन 156 सेंटीमीटर, फिर आपको दी है 156 सेंटीमीटर, फिर आपको दी है, मैं बोल देता हूं 158, फिर उसके बाद दी है 155, एक किसी की हाइट दी है 148, यहां पे आपको दी है 148, अगेन किसी की हाइट, फिर किसी की हाइट आपको दी है 158, और किसी की हाइट आपको अगेन दे दी 156, फिर किसी की हाइट आपको दे दी 155, और किसी की हाइट आपको दे दी कि 148 अगेन, और किसी की हाइट दे दी 147 सेंटीमीटर्स में है ये पूरी हाइट। एक किसी की हाइट आपको दे दी है उन्होंने लेट इट बी 149, अगेन 148, अगेन 155। इस तरीके से आपको कुछ डाटा दे दिया। कितने लोगों का दे दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, मान लो 15 लोगों का डाटा आपको दे दिया, ठीक है। आप क्या करोगे, इसमें से आपको सिमिलर मिलते जुलते नंबरों को फाइंड करना है। जैसे अगर आप देखो तो देखो यहाँ पे 155 है और फिर 156 है, ठीक है। 156 के बाद आपको एक नया नंबर 158 भी दिख रहा है, 148 भी दिख रहा है। सबसे पहले आप इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जमा लो, ठीक है। जैसे सबसे छोटा नंबर है 148, यहां पे जो मुझे दिख रहा है 148। अब 148 कितनी बार दिया है, तो टैली मार्क्स का जो कॉलम होता है बेसिकली वो क्या बताता है, ध्यान देना। जैसे मैंने यहां पे लिख दिया 155, तो इस पूरे डाटा में 155 कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, देखिएगा 1 2 3 और यहां पे 4। तो 4 बार क्योंकि 155 आया है तो मैं यहां पे 4 डंडी डाल देता हूं, 4 बार्स मेंशन कर देता हूं, 1 2 3 4। तो बेसिकली मैं आपको वही बता रहा हूं कि टैली मार्क्स जो होते हैं बंचेस होते हैं 5-5 के, मतलब मैक्सिमम 5 बार अगर कोई नंबर आया है तो हम उसको एक बंच के रूप में यहां दिखाते हैं। 4 डंडी जो रहती हैं, 4 मार्क्स जो रहते हैं वो स्ट्रेट रहते हैं और एक डंडी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मूव करती है। तो अगर 5 बार कोई इंफॉर्मेशन आई, मान लो यहां पे एक 155 और होता, तो मैं तुमसे पूछ रहा हूं 155 कितनी बार आया, तो तुम कहोगे यहां पे सर 155 5 टाइम्स आया है, तो मैं बोलूंगा 1 2 3 4 और 5th जो रिपीट हुआ है वहां पे ऑब्जर्वेशन, उसको मैं लेफ्ट टू राइट एक डंडी काट दूंगा।
अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर कोई इंफॉर्मेशन मान लो 7 टाइम्स आ जाती है, तब हम क्या करेंगे? तब जैसे आप मान लो यहां पे एक इंफॉर्मेशन और दी है 155 और 155, तो आप इन दो को इसके आगे नेक्स्ट बंच में दिखाएंगे। तो यहां पे बेसिकली बंच बनते हैं, ग्रुप बनते हैं, ठीक है, तो वही टैली मार्क्स हैं। तो टैली मार्क्स इन बंचेस ऑफ 5, द टैली मार्क्स इज ड्रॉन डायगनली अक्रॉस द फर्स्ट 4, मतलब पहले जो 4 इंफॉर्मेशन, अगर 5वीं भी इंफॉर्मेशन है तो आप उस 5th इंफॉर्मेशन को फ्रॉम लेफ्ट टू राइट काटेंगे। तो यहां पे बेसिकली मैं आपको टैबुलेशन सिखा रहा हूं, कैसे टेबल फॉर्म करना है। टेबल में टोटल 3 कॉलम्स होते हैं, आपके सामने जो भी रॉ डाटा आएगा उस रॉ डाटा को आपको सबसे पहले अरेंज करना है, ठीक है, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। फिर उसमें से जो नंबर रिपीट हो रहे हैं उन नंबर्स को आपको यहां लिखना है इस कॉलम में, और वो जिसकी भी इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन का नाम ऊपर लिखना है। ये हाइट है, ये किसी के मार्क्स हैं, ये किसी का स्कोर है, जो भी डाटा दिया है वो यहां मेंशन हो जाएगा। सेकंड कॉलम हमेशा टैली मार्क्स का ही बनेगा, और थर्ड कॉलम इसमें एक और बनेगा, वो मैं आपको आगे समझा रहा हूं। तो यहां पे मैंने आपको बेसिकली क्या समझाया? टैली मार्क्स। टैली मार्क्स क्या होते हैं, क्लियर है? नेक्स्ट देखें, चलिए नेक्स्ट में ध्यान देना, यहां पे एक चार्ट बना हुआ आपके सामने, ठीक है। अब समझना, किसी के 1 मार्क्स आए हैं, किसी के 5 मार्क्स आए हैं, किसी के 8 मार्क्स हैं, किसी के 10 मार्क्स हैं, किसी के 12 मार्क्स हैं, किसी के 17 हैं, किसी के 19 हैं, ठीक है। तो यहां पे मार्क्स दिए हुए हैं आपको, आपने क्या किया, कितने बच्चों के 1 मार्क्स आए, तो यहां पे मैंने टैली मार्क्स से दिखाया कि 2 बच्चों के टैली मार्क्स के थ्रू मैंने यहां पे सिंपल 2 बार डाले। 5 मार्क्स कितने लोगों के आए? 2 लोगों के आए, तो मैंने यहां पे अगेन 2 बार्स दिखाए। 8 कितनों के आए हैं? 8 मार्क्स आए हैं सिर्फ एक के, तो मैंने 1 डाला। 10 मार्क्स कितने के आए? सिर्फ एक बंदे के। 12 मार्क्स कितने लोगों के आए हैं? यहां पे देखना सिर्फ 4 लोगों के, तो मैंने क्या सीधी सीधी डंडी डाली, ठीक है। अब मैं बोलता हूं अगर 17 मार्क्स यहां पे मान लो 7 लोगों के आए होते, अभी कितने के दिख रहे हैं? सिर्फ 3 लोगों के। मैं कह रहा हूं अगर मान लो 7 लोगों के होते तो आप क्या करते? आप इसको एक डंडी और डालते, 4 का एक ग्रुप बनाते, और 5वें डंडी को आप लेफ्ट टू राइट काटते। बाकी बच्चे 2 और डाटा, तो उसको इसके सामने लिख देते। इस तरीके से टैली मार्क्स बताए जाते हैं बच्चों, ठीक है। ये हो गया टैली मार्क्स। जो थर्ड कॉलम होता है कि कितने बच्चे हैं जिनको 1 मार्क्स मिले, तो यहां पे टैली मार्क्स की काउंटिंग की जाती है। 1 2, यहां पे 2 डाल दिया, यहां पे है 4 तो मैंने 4 डाल दिया। ये तरीका है बच्चों, ये एक चार्ट आप नोट कर लीजिए, ठीक है। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। चलिए, तो नेक्स्ट स्लाइड देखें हम लोग। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है? नेक्स्ट स्लाइड में मैंने जो अभी आपको टेबल समझाया कि जब आपके सामने बहुत सारा कोई डाटा होता है जिसको असेंडिंग डिसेंडिंग में जमाने में थोड़ी मुश्किल आ रही है, ऐसे डाटा को हम लोग चार्ट के फॉर्म में समझाते हैं, ठीक है। अब वो जो टेबुलर रिप्रेजेंटेशन है ना, उस टेबल का एक नाम है, ठीक है। वो नाम क्या है वो मैं आपको समझा रहा हूं, देखना। दिस वे ऑफ प्रेजेंटेशन, कौन सी वे ऑफ प्रेजेंटेशन? जो हमने पीछे समझा, ये जो हमने पूरा टेबल समझा था, इस तरीके में किसी डाटा को रिप्रेजेंट करना, ये बोल रहा है पहला पॉइंट। दिस वे ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इज नोन एज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो वर्ड नोट कर लीजिए, यहां पे आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी वर्ड का मतलब क्या है? फ्रीक्वेंसी का मतलब है कोई ऑब्जर्वेशन, कोई डाटा, कोई नंबर कितनी बार 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 रिपीट हो रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, कितने टाइम्स वो चीज रिपीट हो रही है। तो ये चीज आपको यहां पे नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट में मैंने आपको यहां से बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझानी चालू की है कि भाई जो मार्क्स आपको पीछे वाले चार्ट में दिख रहे थे, जैसे पीछे वाले चार्ट में देखिएगा, अगर आपको याद हो तो यहां पे ये जो मार्क्स आए थे बच्चों के, किसी के 1 मार्क्स आए थे, किसी के 5 मार्क्स आए थे, किसी के 8 मार्क्स आए थे, किसी के 10 थे, किसी के 19 मार्क्स थे। तो आउट ऑफ अगर 20 मार्क्स का कोई पेपर हुआ और उसमें किसी को इतने मार्क्स मिले हैं, तो मतलब डिफरेंट मार्क्स मिल रहे हैं, मतलब डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस हैं। इनके लिए हम वर्ड यूज करते हैं वेरिएट्स। तो यहां पे जो सेकंड पॉइंट में मैंने आपको बताया है कि मार्क्स आर कॉल्ड वेरिएट्स। ये वेरिएट्स वर्ड नोट कर लीजिए कि वेरिएट्स किनको कहते हैं।
ठीक है, इसको हाईलाइट कर लीजिएगा। मार्क्स आर कॉल्ड वेरिएट्स एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जितने बच्चे थे हु हैव सिक्योर्ड अ पर्टिकुलर नंबर ऑफ मार्क्स, इसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेरिएट। अब दो वर्ड आपको यहां सीखने को मिल रहे हैं। पहला वर्ड वेरिएट्स किनको कहते हैं और दूसरी चीज फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेरिएट का मतलब क्या होता है समझना। मैं आपको प्रैक्टिकली चार्ट में देख के समझाता हूं। देखना, जो ये मार्क्स मिले हैं, जो हमें एक डाटा दिया था, ठीक है, वो डाटा को जब मैंने इस टेबुलर फॉर्म में, क्योंकि 1 मार्क्स बहुत लोगों को मिले ना, कितने को? 2 लोगों को मिले। 5 कितने? 2 लोगों को। 17 मार्क्स 3 लोगों को। 12 मार्क्स 4 लोगों को मिले। तो जब मैं उसमें से वो पर्टिकुलर वेरिएट्स उठा लेता हूं जिसको मुझे हाईलाइट करना है, मुझे क्या हाईलाइट करना है कि 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 12 मार्क्स, 10 मार्क्स, जो मार्क्स आए हैं बच्चों के, उनको जब मैं एक एक उठाता हूं और यहां पे पहले कॉलम में डालता हूं, तो इस केस में इनको कहा जाता है वेरिएट्स। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी ऑफ वेरिएट्स, जो ये लास्ट कॉलम दिख रहा है, इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ वेरिएट्स। इनको कहते हैं टेली मार्क्स। टेली मार्क्स की डंडियां, ये जो बार हैं, इन बार्स को जब हम काउंट करते हैं और काउंट करके जब इनकी वैल्यू यहां लिखी जाती है, तब इस केस में ये चीज कहलाती है क्या? फ्रीक्वेंसी ऑफ वेरिएट्स। कोई नंबर जैसे 1 मार्क्स कितनी बार फ्रीक्वेंटली आया, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? तो 1 की फ्रीक्वेंसी आने की 2 है। ऐसे 10 मार्क्स की फ्रीक्वेंसी आने की जो संभावना है, जो चीज है, वो कितनी बार आई है? वो आई है 1 टाइम्स। ऐसे 12 मार्क्स कितनी बार रिपीट हुआ? तो 12 मार्क्स रिपीट हुआ है 4 टाइम्स। तो ये चीज कहलाती है फ्रीक्वेंसी ऑफ वेरिएट्स। यहां पे आपको 2 शब्द सीखने को मिल रहे हैं। क्लियर है बच्चों? ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, the number of times an observation occur in the given data is called the frequency of the observation। अब जितने number of times आपका observation occur हुआ, मतलब जो टेली मार्क्स वाला कॉलम था, ठीक है, तो कितनी बार कोई चीज अकर हुई है, इस चीज के लिए हम एक स्टेटमेंट यूज करते हैं और वो स्टेटमेंट है फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑब्जर्वेशन। किसी ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी कितनी टाइम्स हुई। ठीक है, फ्रीक्वेंसी वर्ड का मतलब मैंने बताया कोई चीज कितनी फ्रीक्वेंट है, कितनी बार रिपीट हो रही है, उसके लिए बार बार मैं वर्ड यूज कर रहा हूं फ्रीक्वेंसी। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो आपको बहुत सुनने को मिलने वाली हैं, जो आपने अपनी आप बुक्स में और क्वेश्चंस में देखने वाले हो। ठीक है, तो वेरिएट्स क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेरिएट्स क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑब्जर्वेशन क्या इसको बोलते हैं। तो जो चीज फ्रीक्वेंसी ऑफ यहां पे वेरिएट मैंने बोला है, वही चीज के लिए हम एक स्टेटमेंट फाइनली यूज कर रहे हैं और वो है फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑब्जर्वेशन। कोई ऑब्जर्वेशन कितनी बार हुई, तो उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑब्जर्वेशन। क्लियर है? ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आगे क्या है? फ्रीक्वेंसी टेबल और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब वो जो हमने टेबल बनाया था ना 2 स्लाइड पहले, उस टेबल के लिए, पूरे टेबल के लिए एक नाम है। तो क्वेश्चन जब आपको आएगा, उस क्वेश्चन में आपको बोला जाएगा कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाइए। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना कि यहां पे क्या बोला है। आपको क्या बोला है? आपको एक फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने को बोला है। तो फ्रीक्वेंसी टेबल और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इज अ मेथड टू प्रेजेंट द रॉ डाटा इन द फॉर्म from which one can easily understand the information contained in the raw data। इस चीज को आप नोट कर लो। आपको पीछे जो 2 स्लाइड पहले मैंने जो अभी टेबल दिखाया, कौन सा वाला? ये वाला। इस टेबल को ऐसे हमें टेबल ये हमने अरेंज किया, ये हमने ऑर्गेनाइज किया, ये हमें ऐसे मिला नहीं था, हमें एक रॉ डाटा मिला था। जब इस रॉ डाटा के थ्रू इस तरीके से एक प्रॉपर टेबल बनाया जाता है, जिसमें पहला कॉलम क्या बताता है? मार्क्स बताता है या हाइट्स बताता है या जो भी आपको डाटा जिसके बारे में दिया है, जब उस चीज को रिप्रेजेंट करे। सेकंड कॉलम टेली मार्क्स को रिप्रेजेंट करे और थर्ड कॉलम आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ वेरिएट्स को बताए, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वेशंस को बताए। तो इस तरीके के टेबल को हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन
टेबल। बस ये चीज इस यहां पे मैंने आपको समझाई है। तो फ्रीक्वेंसी टेबल और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज अ मेथड, ये एक तरीका है जिससे आप अपने रॉ डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं इजी वे में, और ये समझने के लिए कोई इंफॉर्मेशन अगर आपको वहां से गैदर करनी है इजी तरीके से। अब यहां पे देखना कैसे, मतलब कैसे ये सर इजी कैसे हो गया, तो इजी कैसे हो गया ध्यान देना। अब मेरे दिमाग में आया कि यार इतने सारे बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं टोटल मेरी क्लास में, ध्यान देना टोटल कितने बच्चे हैं, 4 5 6 10, 10 और 4 14, 14 और 3 मतलब 18 17, तो टोटल 17 बच्चों की एक पूरे बैच में मैं ये देखना चाह रहा हूं कि किस बच्चे के 10 मार्क्स आए हैं। ठीक है, तो मेरे लिए आसान हो गया ये देखना कि भाई 10 मार्क्स किसी एक बच्चे के आए हैं। क्लियर है ये चीज। अब मुझे देखना है ऐसे कितने बच्चे इस भीड़ में जिन्होंने टॉप किया है, तो 17 बच्चों के बैच में कितने बच्चों ने टॉप किया। मैं इजीली इस चार्ट को देख के बता सकता हूं कि भैया 19 मार्क्स आए हैं 4 बच्चों के, दैट मीन्स 4 बच्चों ने टॉप किया। सेकेंड लेवल पे फिर 4 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं जिनके 17 मार्क्स आए, और थर्ड लेवल पे मतलब 3 रैंक किसको दूं, जिनके 12 मार्क्स आए हैं, ऐसे 4 बच्चे हैं। तो ये जब डाटा गैदर करना आसान हो जाता है, ठीक है, इस टेबल के थ्रू, तो ये टेबल को ही हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कहते हैं, जिसको हम यूज करेंगे रॉ डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। बस इतनी सी चीज है। क्लियर है, आगे समझें। चलिए दूसरा चीज, अब इसको बनाना कैसे है। ठीक है, तो मैंने वैसे तो आपको समझा दिया है, लेकिन आप अपने नोट करने के लिए इस चीज को नोट कर ले। देखिएगा मैंने इसमें कुछ स्टेप्स क्लियर आपको लिख के दिए हैं, बताया है कि कैसे करना है। टेबल बनाने के लिए सबसे पहली चीज क्या होनी चाहिए तुम्हारे पास, तो ध्यान देना, कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। टू प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, अगर आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है तो आप क्या करेंगे, टू प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द गिवन रॉ डाटा। अगर मुझे दिए हुए रॉ डाटा में से, अगर मुझे गिवन दिए हुए रॉ डाटा में से रॉ डाटा दिया जाएगा मुझे ऑलरेडी, तो मेरे पास रॉ डाटा होना चाहिए। पहले तो ये बोल रहा है, तो पहला स्टेप आपको क्या करना है, ऑब्टेन द गिवन रॉ डाटा। आप उस रॉ डाटा को कलेक्ट करो। तो आपको एक क्वेश्चन दिया होगा, वो क्वेश्चन ऑलरेडी एक रॉ डाटा होगा। ठीक है, आगे समझिएगा। प्रिपेयर अ टेबल, आपको 3 कॉलम बनाने हैं, टेबल बनाना है। ठीक है, तो वो बोल रहा है प्रिपेयर अ टेबल विथ 3 कॉलम्स। चलिए ये 3 कॉलम्स मैंने बना दिए। उसके बाद फर्स्ट, फॉर वेरिएबल अंडर स्टडी सच एज मार्क्स, वेट, हाइट एक्सेट्रा। आप क्वेश्चन में देखिए कि आपसे किस बारे में बात की है। आपसे किसी बच्चे के मार्क्स के बारे में बात की है, किसी की हाइट के बारे में बात की है, या किसी के वेट के बारे में बात की है। जिसके बारे में भी बात की है वो वर्ड आपको यहां पे लिखना है। क्लियर है, तो यहां पे आपको हाइट लिखना है। उसके बाद सेकंड फॉर टेलीमार्क्स, जो सेकंड कॉलम होना चाहिए हमेशा फिक्स रहना चाहिए टेलीमार्क्स के लिए, तो यहां पे आप टेलीमार्क्स पूरा वर्ड लिखेंगे। मैं यहां शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं। सेकेंड चीज आपको टेलीमार्क्स लिखना है। एंड अ थर्ड फॉर द टोटल रिप्रेजेंटिंग करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज टू ईच वैल्यू ऑफ द साइज ऑफ द वेरिएबल। यहां पे आपको थर्ड कॉलम में साइज ऑफ द वेरिएबल लिखना है, मतलब जिसके बारे में बात की थी। तो ऐसे कितने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ। ठीक है, यहां पे आएगा टोटल नंबर ऑफ। तो ये है आपका थर्ड कॉलम। तो ये 2 स्टेप्स बहुत अच्छे से समझ लेना। सबसे पहले आपके सामने एक रॉ डाटा होना चाहिए। दूसरी चीज, आपको जो टेबल बनाना है उस टेबल में 3 कॉलम होने चाहिए। उन 3 कॉलम में फर्स्ट कॉलम जो है उसमें जिस डाटा के बारे में बात की है वो डाटा मेंशन करना है। सेकेंड में आपको टेलीमार्क्स लिखना है। एंड द थर्ड फॉर द टोटल, वर्ड टोटल आपको लिखना है। यहां पे सिर्फ टोटल भी लिख देंगे चलेगा। ठीक है, तो ये हो गए आपके 2 स्टेप। आगे समझते हैं। नेक्स्ट थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है,
place all the values in the variable in the first column in ascending order। हमेशा याद रखिएगा जब भी आप फ्रीक्वेंसी टेबल बनाएंगे तो इस फ्रीक्वेंसी टेबल में जो भी ऑब्जर्वेशंस आपको दी हैं उनको असेंडिंग ऑर्डर में जमाना है। अब असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है? असेंडिंग मतलब बढ़ता हुआ क्रम, मतलब छोटे से बड़े की तरफ, छोटे से बड़े की तरफ, मतलब छोटा नंबर पहले आना चाहिए फिर बड़ा नंबर। इस चीज को हमेशा याद रखना। तो आपको जो फर्स्ट कॉलम में ऑब्जर्वेशंस लिखनी है, जो यहां पे हमने आपको बताया फर्स्ट कॉलम में ये असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट में आपको क्या बता रहे हैं देखिएगा, टेक द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इन द रॉ डाटा एंड पुट अ बार। तो आपको सेकंड कॉलम में काम करना है। सेकंड कॉलम में आपको टैली मार्क्स डालने हैं। तो टैली मार्क्स मैंने आपको बताया ये हमेशा बंचेस में डलता है, 5-5 के बंच बनते हैं। क्लियर है? ठीक है। देन टेक द सेकंड ऑब्जर्वेशन इन द गिवन रॉ डाटा एंड पुट अ बार अपोजिट टू इट। ये बोल रहा है जब आपके सामने कोई रॉ डाटा होता है, जैसे मैं यहाँ पे कुछ नंबर्स ले लेता हूं, मान लो यहाँ पे है 10 10 10, फिर है इसके बाद 9 8, फिर 11, फिर 8, फिर दिया है 11, फिर दिया है 9। ठीक है, अब समझना सबसे छोटा नंबर क्या दिख रहा है? 8। तो सबसे पहले मैं 8 लिखूंगा। उसके बाद क्या दिया है? 9, तो मैं सिर्फ लिखूंगा 9। फिर उसके बाद क्या दिया है? 10, तो मैं लिखूंगा 10। फिर उसके बाद क्या दिया है? 11। तो देखो मैंने असेंडिंग ऑर्डर में वेरिएट्स लिख दिए। वेरिएट्स क्या है? ये ऑब्जर्वेशंस है। पहली चीज तो समझना, इसके लिए वर्ड ऑब्जर्वेशन यूज करते हैं और वेरिएट्स वर्ड यूज करते हैं। जैसे 10, सिर्फ एक 10 उठा लिया मैंने, 9 सिर्फ एक 9 उठा लिया मैंने, सिर्फ एक 8, एक 11। तो ये वेरिएट्स हैं जिसके ऊपर मुझे काम करना है। ठीक है, सेकंड कॉलम किसका होगा? टैली मार्क्स का होगा। तो टैली मार्क्स क्या है? टैली मार्क्स जैसे 10, तो पहली ऑब्जर्वेशन ली मैंने, पहली ऑब्जर्वेशन क्या है? 10, तो मैं यहां पे 10 के सामने एक बार लगा दूंगा। ठीक है, तो ये यही बोल रहा है कि आपको एक एक करके ऑब्जर्वेशन में मूव करना है, और जब आप एक एक करके मूव करोगे तो आपको ऊपर टिक करते जाना है कि जोन से ऑब्जर्वेशन हो गई। जैसे मैंने 10 के सामने एक टैली मार्क्स लगा दिया, नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या है? अगेन 10, तो मैं इस 10 के सामने फिर एक बार लगा दूंगा। फिर थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या है? 10, तो फिर मैं 10 के सामने थर्ड ऑब्जर्वेशन का एक बार लगा दूंगा। उसके बाद क्या है? 9, तो मैं 9 के सामने एक ऐसे एक टैली मार्क लगाऊंगा। उसके बाद क्या ऑब्जर्वेशन है? 8, तो 8 के सामने एक लगा दिया। फिर उसके बाद क्या है? 11, तो 11 के सामने एक लगा दिया। उसके बाद है 8, तो अगेन 8 के सामने सेकंड आ गया। उसके बाद क्या है? 11, तो 11 के सामने एक लगा दिया। फिर उसके बाद क्या है? 9, तो यह 9 के सामने लगा दिया। यही है आपका सेकंड पॉइंट जो बोल रहा है कि आपको एक एक ऑब्जर्वेशन को उठा के उनके सामने टैली मार्क्स में एक एक करके लगाना है। एक साथ ऐसे काउंट मत कर लेना कि कितने 10 है, 3 10 है, तो यहां पे 3 डंडी लगा दी। ये गलत तरीका है। आपको एक एक ऑब्जर्वेशन को यहां सब्स्टिट्यूट करना है। क्लियर है? ठीक है, इसके बाद क्या करना है? अब 8 जो ऑब्जर्वेशन थी ये 2 बार आई, तो मैं यहां पे लिख दूंगा 2। टोटल कितनी बार आई? तो टैली मार्क्स का टोटल यहां पे आएगा। ये कितनी बार आया? 2 बार। ये कितनी बार आया? 3 बार। ये कितनी बार आया? 2 बार। तो यहां से आप देखोगे कि आपकी टोटल ऑब्जर्वेशंस क्वेश्चंस में कितनी दी है। क्रॉस चेक भी करने का तरीका यही है। 2 2 + 4, 4 + 2 6, 6 + 3 9, मतलब यहाँ पे टोटल 9 ऑब्जर्वेशंस मैंने लिखी होंगी। काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 ऑब्जर्वेशंस मैंने लिखी। यहाँ पे क्रॉस चेक भी हो गया टोटल वाले कॉलम में। तो यही चीज यहाँ पे समझाया जा रहा है कि कंटिन्यू दिस प्रोसेस till all the observations in the given raw data are exhausted, मतलब जब तक सारे ऑब्जर्वेशन खत्म नहीं हो जाते तब तक आपको एक एक करके ऑब्जर्वेशंस यहां पे डालनी है। क्लियर है? कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी टेबल समझ आ गया? ठीक है, अब इसके सामने बाद में समझना कि स्टेप नंबर 5 में मैंने क्या लिखा है। इसमें लिखा है काउंट द नंबर ऑफ बार्स, जो मैंने अभी आपको पीछे बताया कि आपके टैली मार्क्स में जो बार्स आए हैं उनको काउंट करो।
ठीक है, टेलीमार्क्स, बार्स मतलब टेलीमार्क्स से बारे में बात हो रही है, इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच वैल्यू ऑफ द वेरिएबल एंड प्लेस इट इन द थर्ड कॉलम। और थर्ड कॉलम में हमने क्या किया था, जो टेलीमार्क्स डले हुए थे सामने, जैसे 4 डले थे तो इसके सामने हमने 4 लिख दिया था, यहाँ पे 2 टेलीमार्क्स थे तो हमने इसके सामने 2 लिख दिया था, यहाँ पे 1 टेलीमार्क्स था तो हमने 1 लिख दिया था। तो सामने उस टेलीमार्क्स को काउंट करके उसके सामने लिखना है। स्टेप 6 में क्या बताया है, गिव अ सुटेबल टाइटल टू द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब इस डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को जब आप पूरा एक टेबल बना लोगे ना, 3 कॉलम का, और सारे ऑब्जर्वेशंस आपने डाल दिए इसके अंदर, ठीक है, उसके बाद इस टेबल के नीचे आपको सुटेबल टाइटल देना है कि आपने किस चीज का फ्रीक्वेंसी टेबल बनाया। जैसे मैंने हाइट यहां पे डाली थी तो मैं लिखूंगा हाइट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑफ हाइट। एक प्रॉपर टाइटल देना है जो कि इसके नीचे आपको लिखना है, द अबव टेबल शोज द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाइट या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट। क्लियर है बच्चों, ये चीज यहां तक आप लोगों को समझ आ गई है अच्छे से मेरे ख्याल से। आगे मैं आप लोगों के सामने जो नेक्स्ट वीडियो लेकर आ रहा हूं उसके में मैंने आपको बताया है कुछ फॉर्मूले, सेंट्रल टेंडेंसी वर्ड के बारे में समझाया है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तो बनाना हमने इस वीडियो में सीख लिया, बट किस तरीके से उस टेबल के थ्रू इंफॉर्मेशन को गैदर करके सेंट्रल टेंडेंसी निकाली जाती है, सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है, ये चीज देखिए आप मेरी नेक्स्ट वीडियो में। क्लियर है बच्चों, तो वो है पार्ट नंबर 2। हम लोग मिलते हैं वीडियो पार्ट नंबर 2 के अंदर, डाटा हैंडलिंग। बाय, टेक केयर।